जय हिंद। वेलकम यू ऑल ऑन द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म इंग्लिश क्वेश्चन। आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं फुटप्रिंट विदाउट फिट का एक लेसन है भोली, उसको क्लास 10 का डायरेक्टली पढ़ते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, एकदम बचपन से ही ना होली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। अपने घर पे होली को ना बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया था, यानी सब लोग उसको नेग्लेक्ट करते थे। व्हाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? क्यों उसके टीचर ने यानी भोली के टीचर ने स्पेशल इंटरेस्ट लिया उसके अंदर, यानी क्यों बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी टीचर उसके अंदर। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? क्या भोली अपने टीचर के एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी, यानी जो आशा लगा रखा था उसके टीचर ने उस तरह का काम भोली ने किया। हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली दिस सिंपलटन। हालांकि उसका नाम जो था ना वो सुलेखा था, लेकिन उसके बचपन से ही हर लोग उसको ना भोली के नाम से बुलाते थे। और इसका मतलब क्या है ना, सिंपलटन का मतलब एक ऐसा आदमी जो बुद्धि से एकदम नॉर्मल हो, जिसे जैसा चाहे वैसा कोई नचा ले, उसे सिंपलटन कहा गया है। वो एक सिंपलटन टाइप की लड़की थी ना, इसलिए उसको लोग भोली भोली नाम से ही पुकारने लगते थे, क्योंकि उसका नाम जो रियल वाला था ना वो सुलेखा था। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। जो नंबरदार मतलब टैक्स वसूल करने वाला जो आदमी होता है गांव का, यानी रेवेन्यू वसूल करने वाला, रामलाल था उसका नाम था, उसी की ये चौथी लड़की थी। और when she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी ना, she had fallen off the court, वो खटिए पर से गिर गई थी, on her head, अपने सर के बल, and perhaps it had damaged some part of her brain, शायद उसके ब्रेन का कुछ पार्ट खराब हो गया था जब वो गिरी थी। तो that was why, यही कारण था ना कि she remained a बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली। शायद वो इसीलिए पिछड़ी लड़की बन के रहेगी, मतलब पिछड़ी इन द सेंस कि वो बहुत अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई, कुछ कर नहीं पाई, और वो क्या बन के रह गई, भोली बन के रह गई। कहने का मतलब उसका नाम भोली पड़ गया इसी वजह से, क्योंकि उसका दिमाग का कुछ हिस्सा खराब हो गया था। द सिंपलटन, एक भोली लड़की बन के रह गई, एकदम मतलब दिमाग से पैदल जिसे कहते हैं ना, उस तरह की लड़की बनकर के वो रह गई थी। एट बर्थ, शुरू में जब वो जन्म ली थी ना, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी, बहुत सुंदर थी वो और बहुत ज्यादा गोरी थी। बट व्हेन शी वाज 2 years old, जब वो 2 साल की हुई ना, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको ना चेचक हो गया, चेचक का एक अटैक आ गया। स्मॉल पॉक्स बहुत क्या होता है ना कि बहुत गहरे दाग बन जाते हैं चेहरे पे, उसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। स्मॉल पॉक्स उसको हो गया 2 साल की उम्र में। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें उसकी बच गई, बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। कह रहा है लेकिन पूरी पूरी उसकी जो बॉडी थी ना परमानेंटली डिसफिगर हो गई, बहुत भद्दी हो गई ना, इस गहरे काले काले पोक मार्क्स की वजह से। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, 5 साल की उम्र तक तो वो बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, लेकिन अंत में जब उसने बोलना सीख लिया ना, शी स्टैमर्ड, वो बड़ी ज्यादा हकलाती थी। मतलब जो बोलती थी ना वो बहुत ज्यादा हकला करके बोलती थी, क्लियर बोल नहीं पाती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, अक्सर जो दूसरे बच्चे थे ना उसका मजाक उड़ा देते थे और मिमिक्ड करते थे, उसकी आवाजों की मिमिक्री करते थे। एज अ रिजल्ट, अंत में क्या होता था ना, इसकी वजह से ना, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बात करती थी, बोलती ही नहीं थी किसी से। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, उसके 7 बच्चे थे रामलाल के, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 4 बेटियां थी और 3 लड़के थे उसके। एंड द यंगेस्ट ऑफ दीम वाज भोली, और सबसे छोटी जो थी ना वही भोली थी। इट वाज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये एक बड़ी सुखद ठीक ठाक पैसे वाले फार्मर का घर था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और खाने पीने का बहुत ही सामान उसके घर रहता था, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली, सारे के सारे बच्चे भोली के अलावा ना वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, इसके जो सारे बच्चे थे ना वो केवल भोली को छोड़ करके सारे बच्चे हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज, जो बच्चे थे इनके घर के लड़के थे ना उनको पहले सिटी में पढ़ने के लिए भेजा गया था और उसके बाद से कॉलेज में भेज दिया गया पढ़ने के लिए, पहले स्कूल उसके बाद कॉलेज। जहां तक लड़कियों की बात है ना, उसमें राधा एल्डेस्ट थी, सबसे बड़ी थी, और उसकी शादी ऑलरेडी हो गई थी, पहले से हो गई थी। सेकंड जो डॉटर थी ना वो मंगला थी, उसकी जो मैरिज थी ना हैड आल्सो बीन सेटल्ड, शादी उसकी फिक्स हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी
हो जाएगी ना तो रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, रामलाल तीसरी के बारे में सोचेगा जिसका नाम है चंपा। यानी एक की शादी हो चुकी थी, दूसरी की सेटल्ड थी, और जब दूसरी की कंप्लीट हो जाएगी तो तीसरी यानी चंपा के बारे में वो सोचेगा। देवर गुड लुकिंग, सुंदर लड़कियां थी, वो हेल्दी थी, हेल्दी गर्ल्स थी, एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए दूल्हा को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं था। वो लड़कियां अच्छी थी इसलिए दूल्हा उनको आराम से मिल जाता। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, रामलाल बहुत ज्यादा चिंता करता था भोली के बारे में। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, न तो उसके पास एक अच्छा लुक था और न तो उसके पास इंटेलिजेंस माने बुद्धि था, दोनों नहीं था, इसलिए रामलाल बहुत चिंता करता था उसके बारे में। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हो गई ना तो भोली 7 साल की हो चुकी थी। द सेम ईयर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, उसी साल उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए खोला गया था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार जो वहां के थे ना वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी में आए हुए थे। उन्होंने रामलाल से क्या बोला, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो यानी रेवेन्यू को कलेक्ट करते हो, इसलिए तुम सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हो, उसके प्रतिनिधित्व करता हो इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेज। उन्होंने बोला कि इस गांव में तुम एक सरकारी आदमी हो, तुम रेवेन्यू को वसूल करते हो, और इसलिए सरकार ने जो प्राइमरी स्कूल खोला है ना उसके फर्स्ट एग्जाम्पल को तुम सेट करो। कहने का मतलब सरकार जब कोई नियम चालू करती है, स्टार्ट करती है, तो सरकारी लोग पहले उसको होल्ड अप करते हैं, पहले उसका पालन करते हैं, ताकि लोग ये ना कह पाए कि सरकारी लोग ही सरकार के नियम को नहीं मान रहे हैं। इसलिए तहसीलदार ने बोला कि तुम एक एग्जाम्पल को सेट करो अपने विलेज में। और क्या, कैसे एग्जाम्पल सेट करोगे, यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, उन्होंने बोला कि तुम्हें पक्का अपनी बेटी को भेजना चाहिए स्कूल में पढ़ने के लिए, तुम अपनी बेटियों को पहले भेजो, तुम सरकार के आदमी हो इसलिए सारे लोग भेजेंगे। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब उस रात कंसल्ट किया रामलाल ने अपनी वाइफ से ना तो शी क्राइड, वो चिल्लाई, कहीं आर यू क्रेजी, पागल हो गए हो क्या तुम, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, उनसे कोई शादी नहीं करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं था कि वो मना कर दे, डिसओबे कर दे तहसीलदार की बात को। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी वाइफ ने क्या बोला कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। एज इट इज, जैसा होगा देखा जाएगा। देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, बहुत कम चांस है, न के बराबर चांस है कि उसकी शादी हो पाएगी विथ हर अगली फीस, क्योंकि उसका फीस भी बहुत अगली है, मतलब गंदा है, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसके अंदर सेंस भी नहीं है। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, उसके टीचर्स को जो स्कूल में है ना उनको ही चिंता करने दो इसकी, यानी भोली की चिंता हमको करने की जरूरत नहीं है, उसके स्कूल में जो टीचर्स है ना वही उसकी चिंता करें, इसलिए इसको भेज दो स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं है। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अब भोली का हाथ पकड़ के अगले दिन रामलाल ने उससे बोला, कहा कम विथ मी, मेरे पास आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा डर गई भोली। शी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वाज लाइक, वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि स्कूल किस तरह का होता है, क्या चीज होता है। शी remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold, उसने इस चीज को याद किया कि किस तरीके से थोड़े ही दिन पहले ना उसके घर की जो पुरानी एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको घर से बाहर ले जाया गया और अंत में उसको क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। उसने तुरंत याद किया कि थोड़े दिन पहले ही हमारी गाय को लोग घर से बाहर ले गए थे और बेच दिए थे, शायद मुझे भी घर से बाहर ले जा करके और बेच देंगे वो लोग। तो उसने क्या बोला, न न न न नो 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 नो, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, उसने बोला कि नहीं, चिल्ला के बोला कि डर में बोला कि मैं बिल्कुल वहां नहीं जाऊंगी, और अपने हाथ को खींच लिया अपने फादर के ग्रिप से, यानी उसके फादर जो पकड़ रखे थे उनसे हाथ छुड़ा लिया। उसने बोला कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू फूल, मूर्ख लड़की, ऐसा क्या है तुम्हारे साथ, क्यों डर रही हो इतना, शाउटेड रामलाल, चिल्लाया रामलाल। बोला आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपने वाइफ को बताया, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, उसने बोला अपनी वाइफ से कि आज कुछ उसे अच्छे कपड़े तो पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, उसने बोला कि जो स्कूल के टीचर्स हैं
या स्कूल की जो गर्ल्स है ना, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी, मतलब अगर अच्छा कपड़ा नहीं पहनाएंगे तो हमारी इंसल्ट ही होगी, है ना। जब वो लोग इसको देखेंगे, मतलब भोली को देखेंगे तो कहेंगे ये लगता है गरीब है, इसके पास कपड़े वगैरह नहीं है, इसलिए भोली को कुछ अच्छे कपड़े पहना दो आज स्कूल जा रही है तो, केवल इसलिए कि हमारी इंसल्ट ना हो, और कोई रीजन नहीं था। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी खरीदे नहीं गए थे, बनवाए नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो पुराने ड्रेस थे उसकी बहनों के ना, वही पास ऑन किए जाते थे उसके लिए, मतलब ना उसके बाद उसको, फिर उसके बाद उसको लास्ट में भोली को दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ, कोई भी आदमी घर का इस बात पर केयर नहीं करता था कि मेंड करना है, मतलब उसके कपड़े कहीं फट गए हैं, या वॉश करना है उसके कपड़ों को, कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता था। बट टुडे शी वाज लकी, लेकिन आज का दिन उसके लिए बहुत लकी था, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, क्योंकि उसको एक क्लीन ड्रेस पहनाया गया, विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग, जो बहुत बार धोने की वजह से ना श्रंक हो गया था, सिकुड़ गया था, वो वाला ड्रेस उसको पहनाया गया। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा में वो फिट नहीं हो रहा था, चंपा में छोटा हो गया था, इसलिए इसको दे दिया गया था। शी वॉज इवन बाथ, उस दिन उसको नहलाया गया, एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके बिखरे जो बाल थे ना, ड्राई बेकार तरह के बाल थे ना, उसमें ऑयल रगड़ा गया, मतलब लगाया गया। और ओनली देन डिड सी बिगिन टू बिलीव, तब जाकर के उसने बिलीव करना शुरू कर दिया, दैट कि सी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस, उसको एक ऐसे जगह पे ले जाया जा रहा है जो बेटर देन हर होम, जो उसके घर से क्या है, अच्छा है। उसने ऐसा क्यों सोचा कि मैं घर पे रहती हूँ तो मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जाता है, शायद वो जगह थोड़ी डिसेंट है, इसीलिए मुझे अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, मेरे बालों में तेल वेल लगाया जा रहा है, मुझे नहलाया जा रहा है, तो जिस जगह पे मुझे ले जाया जा रहा है वो जगह मेरे घर से तो अच्छी है। अब उसको ये यकीन होना शुरू हो गया। When they reached the school, जब वो और उसकी फादर स्कूल पहुंच गए ना, the children were already in their classroom, बच्चे ऑलरेडी अपने क्लासरूम में बैठ चुके थे। रामलाल handed over his daughter to the head mistress, उस स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी ना, मतलब प्रिंसिपल लेडी थी, उसको हैंड ओवर कर दिया अपनी बेटी को। लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर, बच्ची जो थी ना वो अपने ऊपर बार बार देख रही थी, विथ फियर लेडन आईज, डरी हुई आंखों से वो लड़की बार बार अपने ऊपर देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहां पर कई सारे रूम दिखाई दे रहे थे, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्कैटेड ऑन द मैट्स, और हर रूम में उसी की तरह की जो लड़कियां थी ना, स्कैटेड माने पलथी मार के बैठी हुई थी, मैट माने चटाई के ऊपर, हर रूम में लड़कियां बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग, या तो वो पढ़ रही थी किताबों को या लिख रही थी, ऑन स्लेट्स, अपने स्लेट पे वो लिख रही थी। भोली ने उन बच्चियों को देखा। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन, भोली से उस प्रिंसिपल ने कहा कि तुम बैठ जाओ इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, किसी भी क्लासरूम के एक कॉर्नर में तुम जाकर के बैठ जाओ, ऐसा हेड मिस्ट्रेस ने उस भोली से बोला। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, भोली बिल्कुल नहीं जानती थी ना कि एक स्कूल किस तरह की चीज होती है और वहां पर क्या होता है। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, लेकिन उसने अपने एज की बहुत सारी लड़कियों को जब पाया ना तो थोड़ी सी खुश दिखाई दे रही थी। और प्रेजेंट देयर, जो लड़कियां वहां प्रेजेंट थी उनको देख करके वो बहुत खुश हुए कि हमारे एज की लड़कियां यहाँ पर हैं। सी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसने तुरंत ही आशा लगा लिया कि उन लड़कियों में से कोई एक लड़की तो ऐसी होगी जो इसकी फ्रेंड बन जाएगी, इसलिए वो थोड़ी खुश नजर आ रही थी। द लेडी टीचर वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग, जो लेडी टीचर क्लास में थी ना वो कुछ कह रही थी इससे गर्ल से, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली इस बात को समझ नहीं पा रही थी। वो दूसरी लड़कियों से कुछ कह रही थी लेकिन भोली उस बात को नहीं समझ रही थी कि वो हेडमिस्ट्रेस या फिर टीचर कह क्या रही है। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, वो उस क्लास में बने पिक्चर्स के ऊपर देख रही थी जो वॉल पे बने हुए थे, उस क्लास की दीवारों पे पिक्चर्स को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, उस पर जो कलर्स बने हुए थे ना वो उसको फैसिनेट करते थे, मतलब उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, मतलब उनको देख करके थोड़ी खुश लग रही थी। वो क्या देख रही थी? द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम, उस पर जो घोड़ा बना हुआ था वो उसी तरह का भूरा रंग का घोड़ा था जिस तरह के घोड़े पर तहसीलदार बैठ करके उसके गांव में विजिट करने के लिए आए थे, उस तरह का घोड़ा वहां पर बना हुआ था। वहां पर एक बकरी बनी हुई थी, ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, उसके पड़ोस में यानी गोली के अगल बगल में जो बकरियां रहती थी ना उसी तरह की बकरी उसके वॉल पर बनी हुई थी, यानी स्कूल के वॉल पे बनी हुई थी। द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड,
जैसा मैंगो के बागीचा में हरे रंग का पैरोट उसने देखा था ना, इसी तरह का पैरोट भी बना हुआ था उन वॉल्स पे, यानी तोता बनाया गया था। एंड द काउ, और एक गाय बनाई गई थी, और जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, उसकी जो गाय थी लक्ष्मी, उसी की तरह की एक गाय भी वहां पर वॉल पे बनाई गई थी। उन्हीं सारे पिक्चर्स को वो देख रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट, और अचानक से भोली ने नोटिस किया दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। उसने देखा कि एक टीचर उसके बगल में खड़ी है और स्माइल कर रही है उसको देख करके। अब जब वो स्माइल कर रही थी, उन्होंने कहा कि व्हाट योर नेम लिटिल वन, ए छोटी बच्ची, क्या नाम है तुम्हारा? भ भो भो, ऐस इतना ही कह के भोली रुक गई, मतलब लड़खड़ा गई अपनी आवाज में, बोल नहीं पा रही थी। सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, अब वो उससे ज्यादा लड़खड़ा भी नहीं पा रही थी। अब पहले तो बस लड़खड़ा के उतना तो बोल गई, आगे बोल नहीं पा रही थी, उसकी आवाज लड़खड़ा भी नहीं पा रही थी, मतलब वो बहुत ज्यादा डर गई। देन सी बिगिन टू क्राई, और उसके बाद वो चिल्लाने लगी। अब वो उसकी आवाज को फंसने वाली मैटर खत्म हो गई, वो वहां पर रोना शुरू कर दी। एंड टीयर्स फ्लोट फ्रॉम हर आईज, और उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू बहने लगे। इन अ हेल्पलेस फ्लड, फ्लड माने होता है बाढ़, आंखों से बहुत तेज आंसू निकलने लगे और वो हेल्पलेस दिखाई दे रहे थे, मतलब उन आंसू को पोंछने वाला वहां कोई नहीं था। सी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपने सर को नीचे करके रखा। एज सी सेट इन हर कॉर्नर, जब वो अपने एक कॉर्नर में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, उसको हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरी लड़कियों पर देख पाए। हु सी न्यू, जिनको वह जानती थी, मतलब क्लास में देखती थी, वर स्टिल लॉफिंग एट हर, वो लड़कियां अभी भी उसके ऊपर हंस रही थी, लेकिन उन हंसती हुई लड़कियों पर देखने की हिम्मत इसके अंदर नहीं हो पा रही थी। इसने अपने सर को लटकाए रख लिया। व्हेन द स्कूल बेल रिंग, जब उस स्कूल की घंटी बजी ना, ऑल द गर्ल्स स्कर्रिड आउट, तो सारी की सारी जो लड़कियां थी ना, वो उस रूम से बाहर निकल गई, उस क्लासरूम से बाहर निकल गई। बट भोली डेयर नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपने कॉर्नर को छोड़ दे। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सर अभी भी लटका हुआ था। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, और वो धीरे धीरे ना सॉब कर रही थी, सिसकी लेकर के रो रही थी, सिसक सिसक के रो रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट, अभी एक आवाज एक टीचर की आई, बड़े प्यार से उन्होंने बोला भोली। वो जो टीचर की आवाज थी ना, वो बड़ी सॉफ्ट थी एंड सूदिंग थी, बड़ी ही नॉर्मल आवाज थी उनकी, बड़ी प्यारी आवाज थी। उन्होंने भोली का नाम पुकारा। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसके पूरे लाइफ में, भोली के पूरे लाइफ में ना, उसको इस तरह से कोई नहीं पुकारा था जितने प्यार से वो लेडी टीचर पुकार रही थी। और इस आवाज ने टच हर हर्ट, उसके हर्ट को टच कर लिया, यानी उसके हृदय को छू लिया। उस टीचर ने क्या बोला? गेट अप, खड़ी हो जाओ, सेड द टीचर। इट वाज नॉट अ कमांड, उन्होंने बोला ना, जब टीचर ने इस बात को बोला ना, तो वो कमांड नजर नहीं आ रहा था। जैसे टीचर बोलते खड़े हो जाओ, वो कमांड लगता है, थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन इस टीचर ने बोला वो कमांड नहीं लग रहा था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। ऐसा लग रहा था ना कोई फ्रेंड सजेशन दे रहा है, कोई दोस्त एक सजेस्ट कर रहा है कि बड़े प्यार से कि उठ जाओ, खड़े हो जाओ। भोली इस बात पर खड़ी हो गई, यानी इस बात ने भोली के ऊपर असर डाला और वो खड़ी हो गई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बता दो। तो स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरी बॉडी में ना पसीना सा छा गया, है ना, उसकी पूरी बॉडी में पसीना सा छा गया जब उस लेडी टीचर ने उसका नाम पूछा। तो ओड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, अभी भोली सोच रही है कि क्या उसकी जो स्टैमरिंग टंग है, मतलब लड़खड़ाती हुई आवाज है, दोबारा डिसग्रेस कर देगी उस टीचर को। यानी वो सोच रही थी कि अगर मैं फिर से लड़खड़ा करके बोलूंगी तो ये टीचर थोड़ी परेशान हो जाएंगी, मतलब थोड़े इनको बुरा लग जाएगा, यही बात वो सोच रही थी, इसलिए पसीना छा गया। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वीमेन, इस दयालु जो वीमेन थी, मतलब टीचर जो थी ना, उनके लिए, देखो फॉर द शेक ऑफ का मतलब होता है के लिए, उस औरत के लिए, यानी उस टीचर के लिए ना, किसी भी तरह से ना, सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं एक एफर्ट लगाऊंगी, मैं प्रयास करूंगी अपना नाम बोलने का, क्योंकि वो पूछ रही हैं। सी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, क्या कितनी प्यारी उनकी आवाज है, इतनी सूदिंग उनकी आवाज है ना, इतनी मधुर आवाज है, इसलिए मैं उनके लिए ना एक एफर्ट लगाऊंगी, अपना नाम बताऊंगी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, क्योंकि वो उसके ऊपर हंसती नहीं थी। ये एक ऐसे टीचर थी ना जो भोली के ऊपर हंसी नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं एक आवाज लगाऊंगी। अभी क्या बोलती है? भ भ भो भो, इतना तक बोलती है, लेकिन उसकी आवाज फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन सी बिगिन टू स्टैमर, आगे वो लड़खड़ाने लगती है।
तब तक उस टीचर ने क्या बोला, वेल डन वेल डन। द टीचर इनकरेज्ड हर, बहुत अच्छा किया तुमने। टीचर ने उसकी इंकरेजमेंट को बढ़ाया, उसकी हिम्मत को बढ़ाया, इंकरेज कर दिया। कहा कमान कमान नाउ, बोलो आगे बोलो। द फुल नेम, पूरा पूरा नाम बताओ अपना। यानी वो बार बार ना भोली को बुस्ट करते जा रही थी, वो चाह रही थी कि किसी भी तरह से वो अपना नाम बोल दे और मैं बुलवाने में कामयाब हो जाऊं। भोली बोलती है भ भ भो भोली। लास्ट में भ भ भो करते उसने अपना नाम बोल ही दिया। एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। अंत में ना भोली इस बात को बोलने में एबल हो गई और उसने महसूस किया बहुत ही आराम, बहुत ही रिलीव्ड महसूस कर रही थी, मानो कि इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। लग रहा था कि जैसे उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, यानी बहुत बड़ी चीज उसको मिल गई है। इस तरीके से वो खुश नजर आ रही थी। तब टीचर ने बोला वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्टेडली, उसके सर को थपथपाया टीचर ने, पैटेड किया बड़े प्यार से। एंड सेड, और कहा कि पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने अंदर से ना डर को निकाल दो, पुट आउट कर दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम भी बोल पाओगी जैसे सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ना, वैसे तुम भी बोल पाओगे। अपने अंदर से डर को निकाल दो। बोले लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, बोले ने ऊपर देखा मानो कि वो कह रही है रियली, क्या सही में मैं बोल पाऊंगी, ऐसा लग रहा था कि वो पूछ रही है, इसलिए उसने अपने सर को ऊपर किया। टीचर उसकी बात को समझ गई और उसने कहा यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ बिल्कुल हाँ, ये बात बहुत इजी है जो मैं कह रही हूँ कि तुम भी बोल पाओगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम डेली स्कूल आया करो। विल यू कम, क्या तुम आओगी? टीचर ने बोला कि बस तुम डेली स्कूल आया करो, ये काम संभव है, क्या तुम आओगी ना? भोली नोडेड, भोली ने सर को हिलाया, ऐसे बोला कि हाँ मैं आऊंगी। लेकिन फिर टीचर ने बोला नो से इट अलाउड, नहीं इसको तुम चिल्ला के बोलो, अलाउड बोलो, तेज बोलो कि हाँ मैं आऊंगी। ये यस। भोली फिर लड़खड़ाई, लेकिन उसने कहा हाँ मैं आऊंगी, यस उसने बोल दिया। एंड भोली herself was astonished that she had been able to see it, भोली अपने आप में बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी कि किस तरीके से उसने ही बोल दिया, क्या वो बोलने के लिए एबल है। इस बात को देख करके भोली बड़ी ही एस्टोनिश्ड, मतलब हैरान चकित थी, खुश भी थी। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुमको नहीं बताया? नाउ टेक दिस बुक, अब इस किताब को ले लो। जैसे टीचर कह रही है कि क्या मैंने तुमको बताया था ना, ये बात बताया था ना कि तुम कर सकती हो, देखो तुमने बोला ना, अब इस किताब को ले लो। और द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, उस किताब में बड़े सुंदर सुंदर पिक्चर्स बने हुए थे और हर एक कलर में पिक्चर्स बने हुए थे। उसमें डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, उसके काउ लक्ष्मी के जैसे उसमें गाय भी बनी थी, टाइगर, पैरोट, हॉर्स, गोट, कैट और डॉग सब के सब उस किताब में बने हुए थे। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक पिक्चर के साथ ना एक बड़ा बड़ा काला रंग का अक्षर भी लिखा हुआ था, यानी शब्द भी लिखा हुआ था ताकि उसको पढ़ा जा सके। इन 1 month you will be able to read this book, एक महीने में तुम इस किताब को पढ़ने के लिए एबल हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तब मैं इससे भी बड़ा किताब तुमको दूंगी। देन अ स्टिल बिगर, उसके बाद एक और बड़ा किताब दूंगी, है ना। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न, और समय के अंदर ही तुम बहुत ज्यादा चीजों को सीख जाओगी दैट एनीवन एल्स इन द विलेज, जितना इस गांव में हर लोग जानते हैं। उस टीचर ने बोला कि मैं तुमको इस किताब के बाद एक और बड़ी किताब दूंगी, फिर उसके बाद एक और बड़ी किताब दूंगी, और समय के अंदर बहुत कम टाइम में तुम भी बहुत सारी चीजों को जान जाओगी ना, जितना इस गांव के अदर लोग जानते हैं। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, अब उसके बाद तुम पर कोई भी हंसने के लिए एबल नहीं होगा, कोई तुम पर हंसेगा नहीं, मजाक नहीं उड़ाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, लोग तुमको रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे और तुम भी एबल हो जाओगी बोलने में न स्लाइटेस्ट स्टैमर में, मतलब विदाउट स्लाइटेस्ट स्टैमर का मतलब स्लाइटेस्ट माने कम से कम, न के बराबर, मतलब बिना स्टैमर किए तुम भी बोल पाओगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम आगे डेली स्कूल आया करो, अंडरस्टैंड, क्या तुमने समझ लिया? नाउ गो होम, अब तुम अपने घर चली जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल मॉर्निंग में जल्दी ही स्कूल आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली ने तुरंत इस बात को महसूस किया ना, उसको लगा कि अचानक से सारी की सारी घंटियां उसके गांव की, टेम्पल की, उसके गांव के मंदिरों में सारी घंटियां ऐसा लग रहा था ना कि बज रही हैं। और जो ट्रीज थे ना फ्रंट ऑफ द स्कूल, यानी उस स्कूल के आसपास जो पेड़ लगे हुए थे ना, ऐसा लग रहा था कि वो फूलों से भर गए हैं, ब्लूसम्ड हो गए हैं इनटू बिग ग्रीन फ्लावर्स, ऐसा लग रहा था कि उनकी डालियां लटक रही हैं
लाल लाल फूलों के साथ, यानी वो पेड़ ब्लूजम्ड माने सजे धजे हैं। कहने का मतलब भोली ख्वाबों में देख रही थी ना, उसको बहुत अच्छा लग रहा था सारा कुछ, इसलिए ऐसा बताया गया है कि लग रहा था कि उस सारे के सारे फूल जो रेड रेड दिखाई दे रहे हैं, पेड़ एकदम सज गया है, घंटियां सारी बज रही हैं। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप, उसका हार्ट बिल्कुल भर गया था नई नई आशाओं के साथ, एंड अ न्यू लाइफ, और एक नई लाइफ के साथ। वो समझ गई कि अब मुझे नई लाइफ मिलने वाली है। अब कई सारी आशाएं उसकी जिंदगी में जुड़ गई थी, क्योंकि वो बहुत खुश थी। उसी पॉजिटिव थॉट ने ग्रैब कर रखा था कि अब वो कुछ कर पाएगी। दस द ईयर पास्ट, धीरे धीरे वर्षों गुजरते गए। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, जो उसका गांव था वो एक स्मॉल टाउन के रूप में बदल गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, वहां पर एक टिन शेड के अंदर सिनेमा भी खुल गया, मतलब वहां पर सिनेमा घर भी बन गया। एंड अ कॉटन बिनिंग मिल, और वहां पर कॉटन बुनने वाला एक मिल भी खुल गया। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और भोली के आसपास का जो रेलवे स्टेशन था ना, वहां पर मेल ट्रेन भी रुकना शुरू हो गई। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात क्या हुआ, डिनर के बाद ना रामलाल सेड टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ से रामलाल ने कहा, वेन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर प्रपोजल, क्या मैं विशंबर की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं। अभी विशंबर क्या है, विशंबर से भोली की शादी ये लोग कराना चाहते थे, और विशंबर ने प्रपोजल रखा था कि मैं भोली से शादी करना चाहता हूं। तो वही रामलाल ने उसकी पत्नी से कहा कि क्या मैं अब उसकी विशंबर की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं भोली से शादी करने के लिए। उसने बोला सेटनली, हाँ बिल्कुल कर लो। हिज वाइफ सेड, उसने कहा कि अरे कर लो ना, क्या दिक्कत है। भोली विल बी लकी, भोली तो लकी होगी ना, टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, इस तरीके से अच्छा ठीक ठाक काम करने वाला एक दुल्हा पाकर के वो बहुत ज्यादा लकी हो जाएगी। अ बिग शॉप, बहुत अच्छी दुकान है उसकी, बड़ी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर है। एंड आई हियर, और मैंने सुना है ना, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, ये हजारों रुपए ना, कई हजार रुपए उसके बैंक में पड़े हुए हैं। मोर ओवर, इसके अलावा ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, इसके अलावा वो एक दहेज भी तो नहीं मांग रहा है, इसलिए भोली के लिए वो एक अच्छा लड़का है, ये लकी होगी, कर दो। दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल के सही कहा तुमने, बट ही इज नॉट सो यंग यू नो, पता है वो यंग नहीं है। रामलाल ने बोला कि तुम तो कह तो सही रही हो, लेकिन वो यंग नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग वो मेरी उम्र का है, यानी मेरी जो उम्र है ना उतनी उम्र का वो है विशंबर, क्या मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं। एंड ही आल्सो लिम्स, साथ ही वो लंगड़ा भी है, उसके कुछ अंग काम नहीं करते हैं। इसके अलावा द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं ना वो बड़े हो गए हैं। इस तरह का लड़का है विशंबर, क्या मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं, क्या कहती हो तुम। सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है। उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 45 और 50, 45 साल या 50 साल जो उम्र है ना, इट इज नो ग्रेट एज, ये बहुत बड़ी एज नहीं है एक मैन के लिए। मतलब जो मेल्स होते हैं ना उनके लिए 45-50 साल एज कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, कर दो इसकी शादी। वी आर लकी, हम बहुत ज्यादा लकी है ना, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो एक अदर गांव का लड़का है, एक तो हमारे गांव का नहीं अदर गांव का लड़का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और वो इसकी पॉक मार्क के बारे में नहीं जानता है, मतलब इसकी चेहरे पे जो धब्बे बने हुए हैं ना, दाग बने हुए हैं, उसके बारे में वो नहीं जानता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वो ये भी नहीं जानता है कि इसके पास बुद्धि कम है। तो अच्छा है ना, उससे शादी हो जाएगी इसकी। इफ वी डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, अगर हम उसके प्रपोजल को ठुकरा देंगे तो सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो जो बोली है ना वो अनमैरिड रह जाएगी अपनी पूरी जिंदगी, उससे कोई शादी नहीं करेगा। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ तुम तो सही कह रही हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आखिर भोली क्या कहेगी इस बात को सोच करके, इस बात को सुन के वो क्या रिएक्ट करेगी। व्हाट विल दैट विटलीसन सी, शी इज लाइक अ डम काउ, आखिर वो बिना बुद्धि की लड़की कहेगी ही क्या, जो एक डम्ब काउ के जैसे है, मतलब एक गूंगी गाय के जैसे है। उसकी माँ ने कहा, भोली की माँ ने कहा कि वो क्या ही बोलेगी, जो हम करेंगे वो सब मान लेंगी, वो एक डम काउ की जैसी है। मे बी वर राइट मटेड रामलाल, रामलाल ने थोड़ा सा खुशखुशा करके बोला कि हो सकता है तुम सही बोल रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, अपने खटिए पर जगी हुई लेटी हुई भोली वहीं पर थी। कोर्टयार्ड माने आंगन के एक कॉर्नर पे, आंगन के एक कोने में ही ना एक खटिए पे लेटी हुई थी, वो सोई नहीं थी। और लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्परिंग कन्वर्सेशन, जो वो लोग खुशखुशा करके बातें कर रहे थे आपस में ना, अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन को सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ जो था ना वो एक बहुत बड़ा सेठ था।
अब वो बारात लेके आ जाता है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। वो वेडिंग के लिए, अपनी वेडिंग के लिए जब आया था तो उसके साथ बहुत सारे रिलेशन के लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, एक बड़ी पार्टी आई हुई थी। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, माने जुलूस माने बारात। जब बारात आगे हेड कर रही थी तो एक वो जो ब्रास बैंड वाले लोग थे ना, पॉपुलर ट्यून को प्ले कर रहे थे जो इंडियन फिल्म से था। मतलब इंडियन फिल्म की पॉपुलर ट्यून को, किसी गाने का ट्यून वो लोग बजा रहे थे जैसे बारात आगे जा रही थी। विद द ब्राइडरूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और इन्हीं सब लोगों के साथ एक सजी हुई घोड़े पर वो ब्राइडरूम बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। इतना बड़ा पॉम्प, मारे दिखावा को देख करके, शानो शौकत को देख करके रामलाल ओवरजॉयड हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपना भी नहीं देखा था, कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी चौथी लड़की का इतना ग्रैंड वेडिंग होगा, इतनी अच्छी तरीके से उसकी शादी होगी, कभी सोचा नहीं था। Voli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. जो भोली की बड़ी बहनें आई हुई थी ना, उसके भाग्य को देख करके ना envious हो गई, मतलब jealous फील करने लगी वो लोग। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब वो auspicious माने शुभ समय आया ना, तो पंडित ने क्या बोला कि उस ब्राइड को लाया जाए, यानी भोली को लेकर के आया जाए, दुल्हन को लेकर के आया जाए। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली ने एक ब्राइडल ड्रेस को पहना हुआ था जो लाल कलर के सिल्क का बना हुआ था। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, उसको दुल्हन की जगह पे लेकर के आया गया। नियर द सेक्रेड फायर, उस पवित्र आग के पास में। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्ट विशंबरनाथ, विशंबरनाथ को एक फ्रेंड ने प्रॉम्प्ट किया, यानी उकसाया, बोला कि गार्लैंड को पहना दो उस भोली को, यानी अपनी पत्नी को माला तुम पहना दो। द ब्राइडरूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, उसने, यानी जो दुल्हे ने उस माला को उठा लिया, जो पीले कलर के मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल से बना हुआ माला था, उसको उसने उठा लिया उसको पहनाने के लिए। A woman slipped back the silken veil from the bride's face, उस दुल्हन के फेस से ना घूंघट को थोड़ा सा पीछे खींच दिया एक विमेन ने, यानी उसके घूंघट को उठा दिया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, विशंबर ने झटके से उस लड़की को देखा, यानी भोली को देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड, माला उसके हाथ में पड़ा का पड़ा ही रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, उस औरत ने, इसका मतलब उस भोली ने अपने घूंघट को दोबारा अपने फेस से नीचे खींच लिया, डर के मारे उसने अपने फेस को फिर से ढक लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबरनाथ टू द फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम, एक जो फ्रेंड बैठा हुआ था विशंबरनाथ का, उससे उसने पूछा कि क्या तुमने इसको पहले देखा है, मतलब इस लड़की को तुमने पहले देखा था क्या? मैंने तो नहीं देखा था। सी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, पॉक मार्क्स है इसके फेस पर, बहुत काले धब्बे निशान है। तो पीछे से कोई बोलता है, कहता है सो व्हाट, क्या हुआ, यू आर नॉट अ यंग आइदर, तुम भी तो यंग पर्सन नहीं हो, यंग पर्सन तो नहीं हो, तुम भी बूढ़े आदमी हो, तो कर लो ना, चल तो सकता है ना, उसको थोड़ी दिक्कत है, तुमको भी दिक्कत है। तो विशंबर ने कहा, मैं भी, ठीक है आपका कहना सही है, बट इफ आई एम मैरिड टू हर, अगर मैं उसे शादी करता हूँ ना, तो हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, उसके पिताजी को ना 5000 रुपया देना पड़ेगा, तब मैं करूंगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल वहां पर गया और उसने अपनी पगड़ी को, टर्बन को रख दिया। हिज ऑनर, उसके सम्मान को, यानी अपने सम्मान को विशंबरनाथ के ना पैरों में रख दिया, यानी उसकी पगड़ी जो उसका सम्मान था उसको उठा करके विशंबर के पैरों में डाल दिया। कहा, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, इस तरीके से मुझे ह्यूमिलिएट मत करो, मेरी बेइज्जती मत करो। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपए तुम ले लो। तो विशंबर ने कहा, नो 5000 और वी गो बैक, 5000 लेकर के आओ वरना हम वापस चले जाएंगे। कि प्योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो, हम नहीं ले जाने वाले। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट, थोड़ा सा तो दयालु बनो, थोड़ा सा तो समझो मेरी बात को, मेरी गरीबी को तो समझो प्लीज। विशंबर ने कहा, कृपया मेरी बात को मानो। इफ यू गो बैक, अगर आप वापस चले जाओगे ना, आई कैन नेवर शो माई फेस इन विलेज, मैं गाँव में अपने चेहरे को नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए आप प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो और 2000 रुपए मैं दे देता हूँ। देन आउट विथ 5000, तब तुम क्या करो, आउट माने बाहर आओ, 5000 लेकर के, मैंने घर में जाओ और 5000 लेकर के आओ, फिर मैं शादी करूंगा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा आंसू दिखाई दे रहे थे, स्ट्रीमिंग होने लगे, बहने लगे। रामलाल वेंट इन, रामलाल घर में गया। ओपन द सेफ, अलमारी खोला एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट को काउंट कर लिया। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडरूम्स फीट, और ले आकर के उस दुल्हे के पैरों में उस नोट की गड्डी को रख दिया, यानी पूरे 5000 रुपए को ले आकर के वहां पर रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रियम्फेंट स्माइल, यानी कोई चीज जीत गया हो, मतलब कोई काम मैं कर रहा हूं और मेरी जीत हो गई है, उस ट्रियम्फेंट स्माइल को देखा गया जो अपीयर हो रही थी
उस विशंबर के लालची फेस पर, विशंबर नाथ के लालची फेस पर ना एक स्माइल से दिखाई दे रही थी, यानी खतरनाक स्माइल दिखाई दे रही थी। ही हैड गैम्बल्ड एंड ओन, उसने जुआ खेला था और जीत लिया था। मतलब उसने ये जुआ खेला था कि पैसा दोगे तो शादी करूंगा, इस जुए में उसकी जीत हो गई थी। गिव मी द गार्लैंड, उसने बोला कि माला लेकर के आओ मुझे, कि अनाउंस, चिल्ला करके बोला, अनाउंस करके बोला कि लेकर के आओ माला, अब मैं पहनाऊंगा इसको। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप बैक, एक बार और उसके घूंघट को उठाया गया फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, उस भोली के फेस से। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी, इस बार वो परेशान नहीं लग रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले हस्बैंड की आंखों में देख रही थी। एंड इन हर आईज, और उस भोली की आंख में ना, देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, न तो गुस्सा था न तो घृणा था, ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट, इस बार वो बड़ी संतुष्टि की सांस ले रही थी। उसकी आंखों में कोल्ड कॉन्टेम्प्ट का मतलब बड़ी ही ठहरा हुआ ना संतुष्टि दिखाई दे रहा था। उसने क्या सोच रखा था आगे आपको पता चलेगा। विशंबर रेड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, उस दुल्हन के गर्दन में पहनाने के लिए माला को उसने उठाया, विशंबर ने उठाया माला को। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, बोलीज हैंड स्टक्ड आउट, बोली के हाथ आगे निकले, लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, जैसे प्रकाश सामने से निकलता है, जैसे कोई लाइट सामने से निकलती है ना, सीधी रेखा निकलती है ना, सीधा हाथ उसका सामने निकला। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो माला था ना उसको आग में फेंक दिया गया, यानी भोली ने उसको आग में फेंक दिया। सी गॉट अप, वो उठी वहां से, एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने घूंघट को भी हटा दिया और बोली, पिताजी, भोली ने क्लियर लाउड वॉइस में बोला, अब वो स्टैमर नहीं कर रही थी, लड़खड़ा नहीं रही थी, सीधा उसने कहा कि पिताजी एंड हर फादर मदर एंड सिस्टर, उसकी फादर मदर सिस्टर सब के सब, उसके जो भाई वगैरह थे ना, रिलेशंस के लोग थे ना, और नेबर्स के लोग थे, यानी पास पड़ोस के जो लोग थे ना, वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, वो लोग स्टार्टल हो गए, आश्चर्यचकित हो गए यह सुन करके कि एकदम जीरो स्टैमरिंग के साथ वो किस तरीके से बोल रही है। जो लड़की आज तक हकला के बोलती थी, आज कितना क्लियर बोल रही है, सुन करके सभी लोग एकदम परेशान हुए कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा, पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी आप अपना पैसा वापस ले लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ, मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, आप अपना पैसा इससे वापस ले लीजिए। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल एकदम सुन्न सा रह गया यह देख करके कि भोली कर क्या रही है। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, जो गेस्ट आए थे वो भुनभुनाने लगी, सो शेमली, सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी बेशरम लड़की है, अगली भद्दी लड़की है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्ला कर बोला कि भोली क्या तुम पागल हो गई हो, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने फैमिली का इज्जत उतारना चाहती हो, डिसग्रेस करना चाहती हो, परेशान करना चाहती हो क्या। हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या हमारी इज्जत के लिए कुछ सम्मान है तुम्हारे अंदर, कुछ तो सम्मान करो, कुछ तो रहम करो, ऐसा मत करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए, सैड भोली, भोली ने कहा कि आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, केवल आपकी इज्जत को बचाने के लिए मैं राजी हो गई थी इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा नीच आदमी मिले, ग्रीडी आदमी मिले, एंड कॉन्टेम्प्टिबल, और इतना गिरा हुआ आदमी मिले जो कायर हो, एकदम डरपोक हो, एज माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के रूप में। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के रूप में मुझे इतना गिरा हुआ नीच लालची आदमी मिले। आई ओंट आई ओंट आई ओंट, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी और नहीं करूंगी। व्हाट अ शमिस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम्ब काउ, हम लोग तो अब तक ये सोचते थे कि बिना नहीं नुकसान पहुंचाने वाली गूंगी गाय है ये, हम ये जानते थे कि किसी को ये हार्म नहीं कर सकती है, एक गूंगी गाय है। ये बात एक बूढ़ी औरत ने बोला था। अब बोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वीमेन, उस ओल्ड वीमेन की तरफ बोली ना वायलेंटली मुड़ी, पूरी एकदम जोश के साथ उस खतरनाक तरीके से मुड़ी। यस आंटी, आंटी आप सही कह रही हो, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो। यू ऑल थॉट आई वाज अ डम्ब ड्रिवन काउ, आप सब सोचते थे कि मैं एक गूंगी और हाँक हाँक दी जाने वाली गाय हूं ना, जो कोई भी आए और कहीं भी उसको हाँक दे, ऐसे आप समझ रही थी ना कि मैं एक गाय हूं। दैट्स वाई, यही कारण है ना कि यू वांटेड टू हैंड मी ओवर दिस हर्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप लोग मुझे एक ऐसे प्राणी के साथ, एक ऐसे आदमी के साथ हैंड ओवर करना चाहते थे जो हर्टलेस है, जिसके अंदर हर्ट नहीं है, जिसके अंदर कोई सेंसिबिलिटी नहीं है, उसके साथ मुझे आप लोग शादी कराना चाहते थे ना। बट नाउ द डम्ब काउ, लेकिन अभी जो गूंगी गाय है ना, अभी जो गूंगी गाय है ना,
द स्टैमरिंग फूल, एक ऐसी लड़की जो लड़खड़ाती थी, हकलाती थी, मूर्ख लड़की, इज स्पीकिंग, बोलती है। डू यू वांट टू हियर मोर, अगर आप मुझे सुनना चाहती हो बोलो। हाँ बोलो, तो मैं अपनी आवाज आपको सुनाती हूँ, बहुत कुछ सुनाऊंगी आज मैं आपको। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक, विशंबरनाथ जो था ना वो धीरे धीरे पीछे जाने लगा, विथ हिज पार्टी, अपने पार्टी के साथ। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट, जो कंफ्यूज बैंडमैन थे ना उन लोगों ने सोचा कि दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, कि यही एंड है सेरेमनी का, मतलब शादी का जो सेरेमनी है उसका एंड हो गया, उन लोगों ने ऐसा समझा। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और उन लोगों ने क्लोजिंग सॉन्ग को बजा दिया। कहने का मतलब कि जो लास्ट में सॉन्ग बजता है उसको उन लोगों ने बजा दिया, समझे कि वो काम खत्म हो गया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल ना एकदम जड़ा का जड़ा रह गया ग्राउंड में, मतलब एकदम वैसे ही रूटेड रह गया, खड़ा रह गया एकदम स्टैंड होकर के। हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसका सर अभी भी लटका हुआ था ना, किसके भार से, दुख के और शर्म के, शर्म और दुख के भार से उसका सर अभी भी लटका हुआ था। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे जो उस पवित्र आग की लपटें थी ना वो डाइड डाउन हो गई, शांत हो गई। एवरीवन वाज गोन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड, रामलाल अपनी बेटी की तरफ मुड़ा और कहा कि बट व्हाट अबाउट यू, अब तुम्हारे बारे में क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तो तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, क्या करेंगे हम तुम्हारा, मतलब तुम्हारे साथ बताओ हम क्या करेंगे, तुम्हारी शादी अब तो कोई नहीं करेगा। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, एकदम स्थिर और शांत आवाज में सुलेखा ने क्या बोला। लास्ट में सुलेखा इसलिए कहा गया है कि वो सीरियस है अपनी लाइफ में। उसने बोला, डोंट वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत करिए, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आपकी ओल्ड एज में ना आपकी और माँ की मैं सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा है, जहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा है ना मैं वहीं पे पढ़ाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इज दैट राइट मैम, उस मैम से मतलब जो मैडम ने इसको बहुत कुछ पढ़ाया था ना वो वहीं पर थी। उनसे भोले ने कहा, मैम क्या ये गलत है, ये सही नहीं होगा कि मैं माँ बाप की सेवा करूं और मैं वहीं पर पढ़ाऊं। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा, वो जो टीचर थी ना वो पूरे पूरे समय वहीं पर खड़ी थी एक कॉर्नर पे और इस ड्रामा को देख रही थी, शादी के इस ड्रामा को वो बड़े ध्यान से देख रही थी, वहीं पर खड़ी थी। उन्होंने कहा, यस भोली, भोली तुम सही कह रही हो, ये सही रहेगा, ऑफ कोर्स तुम सही कह रही हो। सी रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिया, कहा भोली एकदम सही कह रही है। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उनकी मुस्कुराती हुई आंख ना वो वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन, उनकी आंखों में ना एक डीप सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा था, उनकी आंखें मुस्कुरा रही थी, मतलब वो खुश दिखाई दे रही थी और उनकी आंखों में एक चमक थी सेटिस्फेक्शन की, क्योंकि उनकी जो स्टूडेंट थी ना उसने बड़ा अच्छा काम किया था, बड़ी अच्छी बात कही थी और बड़ा अच्छा सोच रखा था। इस बात को एक आर्टिस्ट ही फील करता है जब वो अपने विचारों को कंप्लीट कर देता है अपने मास्टरपीस के ऊपर, यानी जो काम एक आर्टिस्ट करना चाहता है उस काम में अपने विचारों को पूर्ण रूपेण तरीके से अगर भर देता है तो वो चीज उसका मास्टरपीस बन जाता है। आप अपने थॉट, आप अगर एक ड्राइंग बनाते हो ना और एक ड्राइंग के सारे थॉट्स जितने तरीके को आप जानते हो उसको बनाने के, उन सारे तरीकों को क्या करोगे ना, कंप्लीट करोगे, उसकी कॉन्टेम्पलेशन को, विचार को, तरीके को कंप्लीट तरीके से लगा दोगे ना तो वो चीज मास्टरपीस बन जाती है। अपने थॉट्स को बड़े ही अच्छे तरीके से उस टीचर ने भोली के अंदर ढाला था और भोली के अंदर ढालने की वजह से वो उनके मास्टरपीस के रूप में सामने निकल करके आई थी। तो वही उसके टीचर ने समझा, सोचा कि जो सेटिस्फेक्शन मैं आज फील कर रही हूँ वो केवल एक आर्टिस्ट ही फील कर सकता है जो अपने विचारों को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करता है और अपने मास्टरपीस को तैयार करता है। शायद मैंने भी एक मास्टरपीस तैयार कर रखा है और वो है बोली, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड दिखाई दे रही थी कि ए एमएस में इस लेसन को लिखा हुआ है। ये लेसन यहाँ पे एंड होता है, इसके क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करना, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।